तो उदारवादी सिद्धांत में राज्य को समाज में प्रतिस्पर्धी समूहों और व्यक्तियों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है कि एक न्यूट्रल रेफरी या एक न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में राज्य को जाना जाता है। कहाँ पर? उदारवादी राज्यों में, जो प्रत्येक नागरिक को अंपायर या रेफरी की तरह नागरिकों के साथ ही नागरिकों के अतिक्रमण से बचाने में सक्षम है। बहुलवाद का दावा है कि उदार लोकतंत्रों के भीतर शक्ति व्यापक रूप से और समान रूप से फैली हुई है। उदार लोकतंत्रों के भीतर शक्ति व्यापक रूप से और समान रूप से फैली हुई है। राज्य किसी विशेष ऐसे हित या समूह का पक्षपाती नहीं है जो समाज से अलग हो। स्वार्ज मेंटल ने कहा है कि राज्य समाज का सेवक है, ना कि उसका स्वामी। तो राज्य क्या है? सेवक है समाज का। और राज्य के जो राज करने वाले हैं, नौकरशाह हैं, वो क्या समझते हैं अपने आप को? राजा समझते हैं। ये विडंबना है। फिर आधुनिक बहुलवादियों ने राज्य के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। आधुनिक जो बहुलवादी हैं, प्लूरलिस्ट थिंकर हैं, उन्होंने राज्य के आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। इसे नव बहुलवादी राज्य का सिद्धांत या न्यू प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट कहा जा सकता है। तो रॉबर्ट डायल, चार्ल्स लिंडब्लोम और जेके गिलब्रोथ जैसे सिद्धांतकारों ने स्वीकार किया है कि आधुनिक औद्योगिक राज्य पारंपरिक बहुलवाद की तुलना में लोकप्रिय दबावों के प्रति अधिक जटिल और कम उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए नियो प्लूरलिस्ट ने स्वीकार किया है कि व्यापारिक व औद्योगिक समूह सरकार से एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति प्राप्त करता है जो अन्य समूह प्राप्त नहीं करते हैं। जो व्यापारिक और औद्योगिक समूह हैं, जैसे अडानी अंबानी टाइप के लोग हैं, ये राज्य से एक प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। आपने देखा हो, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि ये किसकी? अडानी और अंबानी की सरकार है। क्यों लगाती है? ये पूंजीपतियों की सरकार है। ऐसा क्यों आरोप लगाया जाता है? क्यों? क्योंकि एक फेवर तो होता ही है। देखो, आप अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला इशू देख लो, वहां पर जितने भी पैसे हैं सब पूंजीपतियों ने डाले हैं। तो अगर पूंजीपति पैसा दे रहा है तो पूंजीपति बेसहोर नहीं है, उसके अंदर पूरी तरह से एक रीजन डेवलप। वो पैसा अगर देगा तो आपको मजबूर करेगा, आपसे उतना फेवर आप अपने पक्ष में ले ही लाएगा। पॉलिटिक्स एंड मार्केट 1980 में लिंडब्लॉम ने बताया कि प्रमुख निवेशक और समाज में सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में व्यावसायिक समूह किसी भी सरकार पर प्रभाव डालने में सबसे ज्यादा सक्षम है। तो वही बात है कि एप्पल हो गया और जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा ट्विटर वाला केस, उसको बैन कर दिया था ना रविशंकर ने, पंडित रविशंकर ने। तो क्या हुआ था? उनको अपने पास इस्तीफा देना पड़ गया था। इतना प्रभाव रहता है, चाहे उसका वैचारिक झुकाव या अपने घोषणा पत्र के प्रति कुछ भी झुकाव रहा हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। भले कांग्रेस अब गरियाती है बीजेपी को, लेकिन जब वो भी सत्ता में आएगी कभी भी, तो उसको भी इन सब दबावों को झेलना पड़ेगा और पूंजीपतियों के हिसाब से काम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा देगा तो कम से कम कुछ तो आपके अंदर कुछ तो यार कृतज्ञता होनी चाहिए। लेवियाथन राज्य अथवा न्यू राइट स्टेट, लेवियाथन स्टेट, तो आधुनिक रूप में इसे नव दक्षिणपंथी राज्य के रूप में जाना जाता है। यह प्रारंभिक या शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म का समर्थन करता है, जो व्यक्तिवाद का कट्टर समर्थक है। नव दक्षिणपंथी या न्यू राइट स्टेट या नव उदारवादी राज्य आर्थिक और सामाजिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप का मजबूती से विरोध करता है। आर्थिक और सामाजिक दोनों जीवन में जो न्यू राइट स्टेट है, ये आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। जबकि हमने जब नियो लिबरल पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि ये सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तो हस्तक्षेप के विरोधी हैं लॉजिक जैसे लोग, लेकिन जो आर्थिक क्षेत्र में तो ये विरोधी हैं कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में ये एज इट इज बात करते हैं या कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में तो ये कंजर्वेटिव है, कौन? जो नियो लिबरल है, लॉजिक और हैक जैसे थिंकर, और आर्थिक क्षेत्र में ये कोई भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो ये न्यू राइट स्टेट वाले हैं, लेवियाथन राज्य वाले हैं, ये सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। इनके अनुसार राज्य एक परजीवी विकास है, पैरासिटिक ग्रोथ है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ये तो यहाँ तक कहते हैं कि अपनी स्वयं की हम सुरक्षा एजेंसी लाएंगे, स्वयं के रेलवे लाएंगे और हम खुद देश चलाएंगे। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। यहाँ तक कि पुलिस आर्मी को भी प्राइवेटाइज कर दो। सरकार ओवर सप्लाई थेसिस, गवर्नमेंट ओवर सप्लाई थेसिस। ओवर सप्लाई थेसिस को सार्वजनिक चयन सिद्धांतकारों यानी पब्लिक चॉइस थ्योरिस्ट के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। ये सिद्धांतकार इस बात की जांच करते हैं कि सार्वजनिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं। इसमें शामिल व्यक्ति तर्कसंगत रूप से अपनी रुचि से इसमें शामिल व्यक्ति
तर्कसंगत रूप से अपनी रुचि के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए मिस कैनन ने तर्क दिया है कि चूंकि अमेरिकी कांग्रेस जैसी विधायिकाओं में बजटीय नियंत्रण आमतौर पर कमजोर होता है, इसलिए बजट बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर सरकारी एजेंसियों और वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा अपने हितों को आकार देने के लिए किया जाता है। नव दक्षिणपंथ न्यू राइट राज्य को एक स्वतंत्र व स्वायत्त इकाई के रूप में देखता है जो अपने स्वयं के हितों के लिए कार्य करता है। ये नौकरशाही के स्वार्थ, बड़ी सरकार और राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, क्योंकि इससे नौकरशाही का विस्तार होता है। अब ये पैट्रियार्की क्या है? तो पैट्रियार्की का जो मूल मतलब होता है कि पिता द्वारा शासन। पैट्रियार्की का क्या मतलब होता है? पिता द्वारा शासन। परिवार के भीतर पति या पिता का वर्चस्व व पत्नी व बच्चों को उसके अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। यही है पितृसत्तात्मकता या पितृसत्ता। आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग पुरुषों द्वारा परिवार में शासन से लिया जाता है, लेकिन यह महिला उत्पीड़न और शोषण की ओर ध्यान आकर्षित करता है। पितृसत्ता से तात्पर्य समाज में पुरुष शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रभुत्व। उग्र नारीवादी विश्लेषण में पितृसत्ता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। लैंगिक समानता का व्यवस्थित, संस्थागत, व्यापक रूप पर समर्थन करता है। मार्क्सवादी राज्य को एक आर्थिक संदर्भ में देखते हैं और कट्टरपंथी नारीवादी राज्य को लैंगिक समानता के संदर्भ में देखते हैं, और दोनों ही इसे अनिवार्य रूप से पुरुष शक्ति की संस्था मानते हैं। तो यही है कि घर परिवार में पिता या पति का शासन हो, अगर प्राइवेट स्पीयर हो तो, और अगर पब्लिक स्पीयर हो तो वहां पर भी पुरुष ही पुरुष दिखाई दें आपको। प्रधानमंत्री पुरुष हो, सुप्रीम कोर्ट के जज पुरुष हो, तो ये क्या है? ये एक प्रकार से पैट्रियार्की हुई ना, पैट्रियार्की ही हुई। तो ये बात है। विकासात्मक राज्य, डेवलपमेंटल स्टेट। तो विकासात्मक राज्य में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। विकासात्मक राज्य का उत्कृष्ट उदाहरण जापान है। जापान विकासात्मक राज्य का एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण उभर कर सामने आता है। फ्रांस में भी समान विकासात्मक राज्य का मॉडल अपनाया गया है। वहां लेफ्ट व राइट दोनों प्रकार की सरकारों ने आर्थिक नियोजन की आवश्यकता को पहचाना है। फ्रांस में राज्य की नौकरशाही स्वयं को राष्ट्रीय हित के संरक्षण के रूप में देखती है। ऑस्ट्रिया व कुछ हद तक जर्मनी ने एक साझेदारी राज्य, पार्टनरशिप स्टेट के माध्यम से आर्थिक विकास को हासिल किया है। यहाँ राज्य और विशेषतः बड़े व्यवसाय और संगठित श्रम के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। हाल ही में वैश्वीकरण द्वारा प्रतियोगी राज्यों, कॉम्पिटिटिव स्टेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके उदाहरण पूर्वी एशिया की बाघ अर्थव्यवस्थाएं, टाइगर इकोनॉमिक्स में पाए जाते हैं। आप कंपटीशन करिए, आप बहुत ज्यादा, जैसे भारत में अब मोदी जी क्या कह रहे हैं कि हमें एक कॉम्पिटिटिव भारत बनाना है। हमारे जो उत्पाद हैं वो वर्ल्ड लेवल के जो उत्पाद हैं, वर्ल्ड लेवल के जो कंट्री हैं वो जो उत्पादन कर रहे हैं, या चाइना जैसे देश जो उत्पादन कर रहे हैं, उनके कंपटीशन में होना चाहिए। एक कंपटीशन भरा माहौल होना चाहिए इकोनॉमी में। और किसी भी इकोनॉमी में कंपटीशन की आवश्यकता क्यों होती है? कंपटीशन क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जब हमने देखा है कि 1990 के दशक में केवल BSNL था, तो आप देख सकते हैं कैसी व्यवस्थाएं थी। इवन 2000 के दशक में भी बहुत सारी कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां नहीं थी। तो जब कंपटीशन होता है, जैसे जियो आया 2015 से, तो कंपटीशन बढ़ा, तो जो हमारे डाटा का रेट है ड्रास्टिकली डाउन हुआ। तो यही होता है, जब कंपटीशन आता है तो जो ग्राहक है उसे चॉइस मिलती है, ना केवल चॉइस मिलती है, चीजें सस्ती और बेहतर मिलती हैं। इसीलिए इकोनॉमी में कंपटीशन होना चाहिए। बाघ अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं थी जो तेजी से बढ़ती हैं और निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो ये टाइगर इकोनॉमीज थी। दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, ये बहुत तेजी से इन्होंने विकास किया 1990 के दशक में, और इनका जो पूरा मॉडल था ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था। हालांकि 1990 के दशक में जो लास्ट टाइम था 1998-99 में, ये बहुत ज्यादा गिर गई, मतलब धाराशाही रूप से ये चौपट हो गई। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था एक प्रकार से फेल्ड कॉन्सेप्ट समझ में आया था, और अभी भी इससे उभरने का प्रयास कर रही हैं। तो यही है। अब नेक्स्ट है सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य, सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट। जहां विकासात्मक राज्य में आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, वहीं सामाजिक लोकतांत्रिक राज्यों में राज्य द्वारा सामाजिक पुनर्गठन के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। यह हस्तक्षेप आमतौर पर निष्पक्षता, समानता व सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों को अपनाकर किया जाता है। ऑस्ट्रिया व स्वीडन जैसे देशों में राज्य के हस्तक्षेप को विकासात्मक व सामाजिक लोकतांत्रिक प्राथमिकताओं दोनों के द्वारा निर्देशित किया जाता है। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्यों को समझने के लिए राज्य के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदला जाता है, जो राज्य को एक आवश्यक बुराई से थोड़ा अधिक देखता है। इसके लिए राज्य के सकारात्मक दृष्टिकोण को देखा जाता है, जिसमें स्वतंत्रता व न्याय को बढ़ावा दिया जाता है। सामाजिक
लोकतांत्रिक राज्य आधुनिक उदारवादियों और लोकतांत्रिक समाजवादियों के दोनों का आदर्श भी माना जा सकता है। तो एक सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य की दो जुड़ाव विशेषताएं हैं। एक तो केन्सियनवाद, यानी राज्य अर्थव्यवस्था में काइंड ऑफ इंटरफियर करेगा, पॉजिटिव काइंड ऑफ उसमें हस्तक्षेप करेगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो घूमता रहे। और दूसरा सामाजिक कल्याण करेगा, तो पैसा मिलेगा, टैक्स मिलेगा, तो वो सामाजिक कल्याण का काम भी करेगा। केन्सियन राज्य में आर्थिक नीतियों का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देने और पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए पूंजीवाद का प्रबंधन और विनियमन करना है। तो भारत ने जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी, ये काइंड ऑफ एक केन्सवाद का उदाहरण है कि राज्य हस्तक्षेप कर रहा है। फिर सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य व्यक्तिगत सशक्तिकरण यानी इंडिविजुअल एम्पावरमेंट के सिद्धांत पर आधारित है, जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देता है। वही भारत जो दोनों चीजें कर रहा है, इकोनॉमी में इंटरफियर भी और लोगों का कल्याण भी। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सेवाओं के माध्यम से लोगों का कल्याण किया जाता है। मिनिमल स्टेट, तो ये तो रॉबर्ट नाजिक कॉन्सेप्ट है, आपने कितनी बार इसको पढ़ा है। तो इसको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।